हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि जो हमारा अगला वीडियो है वो बॉडी पैराग्राफ के ऊपर होगा। बॉडी पैराग्राफ आइल्स के एसे के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि हम बॉडी पैराग्राफ को कैसे ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा कन्विंसिंग बना सकते हैं। So let's start. My name is Nitin Bakshi and I'm an IELTS trainer with Target 9 and today our topic is body paragraph. किसी भी अच्छे बॉडी पैराग्राफ के अंदर 5 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा पार्ट है रीजंस, तीसरा पार्ट है उन रीजंस की एलेबोरेशन या जस्टिफिकेशंस, देन वी हैव एग्जाम्पल्स एंड इन द एंड वी हैव रिटरेशन। तो आज हम ये पांचों चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्पेशली मैं ये डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स और फिर हम देखेंगे हमने सही किया है या गलत किया है। तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज लर्निंग आर्ट हेल्प्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ये सेंटेंस क्या है? ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, बॉडी पैराग्राफ का पहला पार्ट जो ये बताता है कि हम आगे पैराग्राफ में क्या करने वाले हैं। सो लर्निंग आर्ट हेल्प्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। छोटा सा सेंटेंस है एंड आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखें उसको सिंपल रखें और क्लियर रखें। जो हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, जो हमने अपनी ग्रामर दिखानी है, वो हम आगे वाले सेंटेंसेस में दिखाएंगे। इसको कोशिश करें जहाँ तक हो सके क्लियर और सिंपल रखना है। अब ये सेंटेंस छोटा है लेकिन हमें 2 बातें बता रहा है। लर्निंग आर्ट हेल्प्स, इसका मतलब पीछे हमने ये बात की होगी कि लर्निंग आर्ट क्यों ज़रूरी है, किसी आर्ट को सीखना क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इससे ये पता चल रहा है कि आगे जो बॉडी पैराग्राफ आने वाला है हमारा, उसमें हम ये बताएंगे कि ये कैसे क्रिएटिव है और कैसे हमारी इमेजिनेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो देखा, एक सेंटेंस से हमने पीछे इंट्रोडक्शन को और आगे आने वाले सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया और वो भी कितना क्लियर था। ज़रूरी नहीं कि हम इतना छोटा ही सेंटेंस लिखें, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फर्स्ट रीजन वाई इंटरनेशनल ट्रैवल्स वुड नेवर ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन द फैक्ट दैट बोथ विजिटर्स एंड लोकल्स आर इकोनॉमिकली मोटिवेटेड। वैसे तो मैं सेंटेंसेस बहुत धीरे बोलूँगा, इन केस आप कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि जो मेन रीज़न, जो पहला रीज़न कि इंटरनेशनल ट्रैवल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो ये है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो लोकल पीपल हैं, दोनों को इसमें इकोनॉमिकल फ़ायदा है, दोनों के लिए मॉनेटरी बेनिफिट है। तो इससे क्या पता लगा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होगी वो होगी हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल या टूरिज़म के ऊपर, और आगे हम क्या रीज़न देने वाले हैं कि ये कैसे इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली बेनिफिशियल है टूरिस्ट और लोकल दोनों के लिए। ओके, ये तो थे हमारे 2 टॉपिक सेंटेंस जो कि हम बॉडी पैराग्राफ 1 में करेंगे। हमको पता है कि आइल्स के अंदर अलग अलग तरह के एसेज होते हैं, तो जो बॉडी पैराग्राफ 2 का टॉपिक सेंटेंस होगा वो हमारे एसे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब मान लीजिए हमारे ऐसे में हमें एक ही पॉइंट की तरफ रहना है, हम एक ही आइडिया को पूरे ऐसे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, जो उसका टॉपिक सेंटेंस होगा, वो ये बताएगा कि जो मैंने पीछे बात की है मैं उसको आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेट्स सी द एग्जाम्पल। Another advantage for staying with parents is the sense of security which comes from a family. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स के साथ रहने वाले जो बच्चे हैं उनको दूसरी एडवांटेज क्या है। इसका मतलब पीछे एक एडवांटेज ऑलरेडी दी जा चुकी है और वो एडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी, जो कि फैमिली से आती है।
इसका मतलब आगे पैराग्राफ में हम क्या बात करेंगे, उस सिक्योरिटी की बात करेंगे जो हमें एक फैमिली के साथ रहने से आती है। तो अगेन आपने देखा इसके अंदर ना सिर्फ हमने एसे के बारे में बात की, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1 से बॉडी पैराग्राफ 2 को कनेक्ट किया गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आगे पैराग्राफ में क्या होने वाला है। सो दिस इज़ वाई टॉपिक सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ रखनी है, इसी से आपकी कनेक्टिविटी आएगी, इसी से आपकी क्लैरिटी आएगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हेयर। Another pivotal aspect of this argument is that children have a natural tendency to learn new things. तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया कनेक्टर, another pivotal aspect। इसका मतलब पिछले पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस हो गया था, अब हम दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है हमारे पास कि चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू लर्न न्यू थिंग्स। अब अगले पैराग्राफ में अपने चिल्ड्रन की टेंडेंसी की ही बात करनी है, क्योंकि हमने यही टॉपिक सेंटेंस में कहा है। तो अगेन हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या कर रहा है, पिछले पैराग्राफ से इस पैराग्राफ को कनेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये आइडिया दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जो हमारे जो ऐसे हैं वो एक ही आइडिया पर चलेंगे, हमें कई बार आइडियाज़ चेंज भी करने पड़ते हैं, जैसे कि डिस्कस बोथ व्यूज वाले ऐसे के अंदर होता है। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो हम करेंगे regardless of how useful art is for students, it is not advisable to ignore other subjects। इसमें हमने क्या कहा कि जितनी मर्जी यूज़फुल हो आर्ट, regardless of that factor, मतलब कि पीछे हमने आर्ट की यूज़फुलनेस को डिस्कस किया था। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इग्नोर अदर सब्जेक्ट, इसका मतलब आगे पैराग्राफ में हम बताएंगे कि दूसरे सब्जेक्ट्स को क्यों इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। समटाइम्स क्या होता है, हमें बॉडी पैराग्राफ 1 के बिल्कुल अपोजिट व्यू हमने दूसरे के अंदर बोलना होता है, तो हम उसको कैसे शू करेंगे। हाउएवर देयर आर clear downsides of giving undue financial liberty to young children। हमने एडवांटेज पहले बता लिया, अब दूसरे में उन्हें क्या बताने हैं, ड्रॉबैक्स। तो कैसे शुरू कर किया हमने उसको, हाउएवर से। हमने क्या बताया कि इसके डाउन साइड हैं जो कि क्लियर हैं। ओके, कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टॉपिक सेंटेंस। नॉटविथस्टैंडिंग ऑल दीज मेरिट्स, टेकिंग अ ईयर ऑफ इन स्टूडेंट लाइफ इज नॉट विदाउट कंसर्न। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सारे मेरिट के बारे में हमने सोच लिया, फिर भी बच्चों का 1 साल का गैप लेना कंसर्न से खाली नहीं है, मगर उसमें भी कुछ चिंताएं हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। इसका मतलब हमने पीछे उसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, अब हम बताने वाले हैं कि उसके साथ क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज़ हैं, राइट। तो ये तो थे टॉपिक सेंटेंस। आपने देखा कि टॉपिक सेंटेंस को हमने कैसे क्लियर रखना है और कनेक्टेड रखना है, ना सिर्फ पिछले पैराग्राफ से बल्कि आगे आने वाले सेंटेंसेस से भी। सो ये तो हुई बात हमारे फर्स्ट पार्ट की। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसको भी हम कहते हैं रीजनिंग, या और रीजनिंग के साथ साथ ही उसकी एलैबोरेशन और जस्टिफिकेशन। अगेन मैं इसमें भी सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के बेसिस पर ही हम इसको करेंगे। और आई एडवाइज़ यू पीपल कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ इन सब एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट कर लें, पेंसिल और पेन अपने पास तैयार रखें। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन पीपल रीच द एज ऑफ 80 दे हैव हार्डली एनीथिंग लेफ्ट टू डू। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब लोग 80 की एज पर पहुंच जाते हैं, उनके पास मुश्किल से कुछ रह जाता है करने को, मतलब उनको ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। अब पीछे मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमने टॉपिक सेंटेंस उसको सिंपल रखना है, लेकिन ये जो सेंटेंसेस आएंगे रीजनिंग वाले या जस्टिफिकेशन वाले, इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। अब ये सेंटेंस क्या है हमारा, एक कंडीशनल सेंटेंस। व्हेन पीपल रीच द एज ऑफ 80 दे हैव हार्डली एनीथिंग लेफ्ट टू डू। अब यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, अब हम इसको आगे एलैबोरेट भी करेंगे। एलैबोरेट कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड्स at this age their life becomes monotonous। in other words का मतलब क्या होगा, जो मैंने ऊपर बात की उसको मैं और elaborate कर रहा हूँ, दूसरे वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली दिस इज elaboration और justification। तो देखा आपने, और ये सेंटेंस हैं, ये हमारे आंसर को कन्विंसिंग बनाते हैं।
हमने देखा हमें बॉडी पैराग्राफ में क्या चाहिए, क्लैरिटी, कनेक्टिविटी एंड कन्विंसिंग। तो ये रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन ही है जो हमारे पैराग्राफ को एक कन्विंसिंग पैराग्राफ बनाएगी। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड एग्जांपल। One of the biggest benefits of undertaking journeys is the respect one gains from people। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट जर्नीज़ को करने का क्या है कि इंसान को, कि लोगों को दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे, रीज़न देंगे इसका। सिंस एवरी ट्रैवल ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, क्योंकि हर ट्रैवल के साथ नए एक्सपीरियंस, नई नॉलेज आती है। आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड सून बिकम्स फेवरेबल फॉर ट्रैवलर्स। जो लोगों का आउटलुक है उस इंसान के लिए जिसने ट्रैवल किया है वो फेवरेबल हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तो हमने देखा, पहले हमने कंपैरिजन किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट, ये कंपैरिजन हो गया, और सेकंड में हमने क्या बताया, रीज़न, सेंस से हमने रीज़न बताया। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपनी ग्रामर पे कमांड शो कर रहे हैं, और वो भी इसको साथ साथ कन्विंसिंग बनाते हुए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर रीजंस एंड जस्टिफिकेशन। If one looks around, one can easily observe that many of the great businessmen are not university pass out। इसमें क्या करें, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो यूनिवर्सिटी से पास आउट ही नहीं है। अब इसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे। सक्सेस इन रियल वर्ल्ड डज नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल फैक्टर ऑफ टर्शरी एजुकेशन। यहाँ पे क्या कहा हमने कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो सक्सेस है वो सिर्फ टर्शरी एजुकेशन के एक फैक्टर पर, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन को क्या कहते हैं, टर्शरी एजुकेशन, उस पर ही डिपेंड नहीं करती है। तो पिछले सेंटेंस में जो हमने बात की थी हमने उसको आगे एक्सटेंड करके उसको हमने कन्विंसिंग लैंग्वेज बना ली है। तो हमने देखा टॉपिक सेंटेंस के एग्जांपल लिए, हमने रीजनिंग और जस्टिफिकेशन के एग्जांपल लिए। इसके बाद क्या करना होता है आपने, इसके बाद आपने एग्जाम्पल देना होता है। आप एग्जाम्पल रियल लाइफ से दे सकते हैं, किसी सिटी का नाम, किसी कंपनी का नाम, है ना, या फिर अगर आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, कई बार एग्जाम्पल नहीं मिलता, तो फिर आप सर्वे भी पोस्ट कर सकते हैं कि एक सर्वे हुआ है सो एंड सो न्यूज़पेपर के अंदर, या कोई रिसर्च हुई है सो एंड सो यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके अंदर जो मैंने ऊपर बात की है उसको कन्विंस कर दिया गया। तो अभी हमने अपना रीजनिंग दी, जस्टिफिकेशन दी, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कोई सर्वे बताते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो कहीं ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि हमने कैसे कनेक्टिविटी की, हमने यहाँ पर हमने कैसे क्लैरिटी लेके आए और साथ साथ कन्विंसिंग भी किया। अब इसका लास्ट पार्ट आता है। लास्ट पार्ट क्या है, रीइटरेशन। रीइटरेशन का मतलब क्या है, जो हमने टॉपिक सेंटेंस बताया है उसको हम सारे पैराग्राफ से जोड़ते हुए एक बार रिपीट कर देंगे। वंस अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल्स। एग्जांपल से देखेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज, इट इज thus evident that serious ethical issues may arise if fixed punishments are given for each crime। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये तो साफ हो गया कि बहुत सीरियस एथिकल इशू आएंगे अगर हमने हर क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट दे दी। जिसका मतलब ऊपर पैराग्राफ हमने क्या बात की थी कि हमें फिक्स पनिशमेंट नहीं देनी है हर एक के लिए। तो हम इससे क्या होता है, देखो बॉडी पैराग्राफ शुरू हुआ और हम ख़त्म करते उस बात को करते हैं, तो इससे दो फ़ायदे हैं हमें। पहला तो ये है कि हमारा पैराग्राफ जो है उसकी हमने एक बाउंड्री बना ली, एक आउटलाइन बना ली, और इससे लगता है कि हाँ एक बॉडी है, एक एंटिटी, हमने सोच समझ के ऐसे लिखा हुआ प्लानिंग के साथ। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि हम रीजनिंग जस्टिफिकेशन देते हुए कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं, तो जो टॉपिक है उससे हम दूर जा सकते हैं। तो अगर हमने ये लाइन लिखनी है, तो अगर हम कहीं भटक भी गए होंगे, कहीं हम इधर उधर चले भी गए होंगे, तो हम वापस आ जाएंगे। लेट्स टेक 2 more एग्जांपल्स फॉर दिस। Hence, the likelihood that English will spread more in future is very high। इसलिए चांसेस, लाइकलीहुड मीन्स चांसेस के इंग्लिश और स्प्रेड होगी फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अभी हमने इस पैराग्राफ में क्या बताया, वो रीज़न बताया कि इंग्लिश क्यों स्प्रेड होगी। 1 more एग्जाम्पल। सो तो आपने देखा, इट इज़ दस एविडेंट, हैंस, देयरफॉर, ये वर्ड यूज़ करके हम इरिट्रेशन करते होते हैं। लास्ट एग्जाम्पल। सो all these demerits have a far reaching impact on academic performance of students। तो ये ऐसे था demerits वाला। इस पैराग्राफ में हमने demerits बताए हुए थे, तो अब हमारी जो reiteration लाइन है वो ये बता रही है कि ये सारे demerit
बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। सो ऑल दीज डीमेरिट्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने देखा ये इस तरह से ये 5 डिफरेंट पार्ट थे बॉडी पैराग्राफ के। अगर हम इनको सही तरह से यूज़ करते हैं तो हमारा जो बॉडी पैराग्राफ है ना सिर्फ क्लियर हो जाएगा बल्कि वो एक कन्विंसिंग पार्ट भी बन जाएगा, और जब हम इनको फॉलो करेंगे तो कनेक्टिविटी तो अपने आप ही आ जाएगी। सो आई होप आप भी इसको फॉलो करेंगे और अपना बॉडी पैराग्राफ का स्कोर इम्प्रूव करेंगे। अभी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे जाकर कमेंट करो। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको हमारे डिफरेंट सेंटर्स के नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आके हमसे पर्सनल भी अपने जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और यस प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।